Hello everyone, Assalamu alaikum. But today's topic is chemical energetics. It's a part of A2. इससे पहले हमने we have done this topic in O levels with the name of chemical energy from chemicals. इसके बाद हमने AS में भी इसको chemical energetics के हिसाब से किया था. तो अब जो है इसकी enhancement है and the full इसका जो content है वो सारे का सारा clear हो जाएगा इसमें A2 में. कुछ चीज़ें इसमें एएस की भी है और द न्यू थिंग्स वी नीड टू डिस्कस। तो पुराना भी आपको रिकॉल करवाएंगे और पास पेपर की डिस्कशन में भी होंगी वो चीज़ें। तो जिस पे लेके जाना है इसको जो न्यू चीज़ें हैं उसके लिए हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने होंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ आपको केमिकल एनर्जेटिक्स में डेफिनेशंस हैं कुछ, जैसे फॉर्मेशन थी, कंबस्टन थी, न्यूट्रलाइजेशन थी, ऐसी कुछ डेफिनेशंस और आई हैं जिनको हमने देखना है यहाँ पे। ये डेफिनेशन पहले भी कर ली थी, अब भी कुछ और करनी है। इसके अलावा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो हमने पहले भी की हुई हैं, ओ लेवल से करते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास इस तरीके से एक्सो के लिए आपके पास इस तरीके से होती थी, एंडो के लिए आपके पास इस तरीके से होती थी, और इस एक्सिस पे हमारे पास एनर्जी होती है। एंड सिमिलरली मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए भी हमने काम किया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट थिंग इज़ न्यूमेरिकल्स हमारे पास। इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड आता है, नंबर वन एक डायरेक्ट वे था हमारे पास कैलोरी मीटर, जिसमें हम जो है डायरेक्टली जो है किसी कंटेनर के अंदर जो है थर्मामीटर लगा के और जो है उसका इनिशियल टेम्परेचर नोट करते थे T1, और उसके बाद जो है फिर केमिकल इसमें ऐड करना है या फिर नीचे कोई चीज़ कंबस्शन हो रही है तो इसका T1 T2 नोट करने के बाद फिर इस पर अप्लाई कर देते थे हम लोग मास ऑफ वाटर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करने के बाद हमारे पास डायरेक्ट से आंसर जो है किलो जूल पर मोल में आ जाता। सेकेंड वे जो था हमारे पास दैट वॉज हैस लॉ जो है हमने डिटेल में किया था, अब भी दोबारा भी करना है इसको। एंड द थर्ड थिंग इज़ हमारे पास जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दैट वाज अ बॉन्ड एनर्जी। नॉर्मली इट इज़ यूज फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो इसमें जो है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है इस फार्मूला को यूज़ करते थे। अब जो हमारे पास जो नई चीज़ आ रही है नंबर वन, बॉर्न हैमर साइकिल। इसी बॉर्न हैमर साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ इंथैल्पीज़ की वैल्यूज़ की जो है ज़रूरत पड़ेगी, एंड सिमिलरली हम इसको भी बीच में इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बीच में इस तरीके से हमारे पास इससे रेलिवेंसी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये तो खैर आएगा ही आएगा क्योंकि इसी की एप्लीकेशन है बॉर्न हैमर साइकिल हैस लॉ की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू स्टार्ट, हम यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको कुछ डेफिनेशंस करवानी होंगी। द डेफिनेशंस में हमारे पास जो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसकी डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने की थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में ओ लेवल एएस में। तो इसमें होता क्या है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैशियस एटम। तो आपके पास 3 जगहों पे 1 मोल 1 मोल 1 मोल आता था यहाँ पर। तो होता क्या था इसमें, नॉर्मली आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है इसमें से, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो चार्ज पे +1 आ जाएगा, ऑलरेडी कोई चार्ज नहीं होगा, और उनका गैसियस फॉर्म में होना ज़रूरी था। देखिए एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, मॉलिक्यूल नहीं कर सकता ये काम, ठीक है, नॉर्मली। तो व्हेन यू वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन मीन्स यू नीड टू यूज़ एटम, और एटम की फिजिकल स्टेट जो है वो गैस होती है। तो उसकी डेफिनेशन बन जाती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैशियस एटम टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ यूनी पॉजिटिव गैशियस आयन। ना ये हमने लिख दिया इसके लिए, और इस पर आप जो है किसी भी केस में लेके आ जाए, ये हमने जनरलाइज लिखा है, तो आप किसी भी केस में लेके आ जाए इसको। जैसे सोडियम था तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने, तो गैस 1 मोल ऑफ गैस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैशियस एटम टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैशियस आयन। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये हमने एग्जाम्पल दे दी यहाँ पे कुछ फर्स्ट के लिए। देखिए अगर तो आपसे कहता है ना आयोनाइजेशन एनर्जी, तो फिर तो आप लिख सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैशियस एटम टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ आइंस ना, चल जाएगा। लेकिन अगर वो फर्स्ट लिख देता तो यू आर कंपेल्ड टू नीड टू राइट द चार्ज। तो इसलिए जो है आपके पास फर्स्ट बोले या आयोनाइजेशन बोले तो आप कोशिश करें कि उसमें आप जो है चार्ज +1 मेंशन कर दें यूनी पॉजिटिव, और इस तरीके से आप सेव रहेंगे, राइट। क्योंकि हमारे पास ये आई जो है सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, तो दिस विल बी परफेक्ट आंसर कि अगर आप +1 लिखते हैं इसके ऊपर। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैशियस एटम्स टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैशियस आयन। अच्छा, अब जो है रिक्वायर्ड का मतलब है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो पहले बताएं कि एंडोथर्मिक क्यों है। ये एंडोथर्मिक इसलिए है कि अगर आपके पास यहाँ पर ये एटम है तो आपको ना ये वाला बॉन्ड तोड़ना होगा। दिस इज अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। यू नीड टू ओवरकम दिस फोर्स। टू ओवरकम दिस फोर्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा वाई इट इज़ एंडोथर्मिक। इसके बाद हमारे पास जो है अगर हम आगे मूव करते हैं तो nth आई की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे पास सेकंड भी निकलता, थर्ड भी निकलता, तो हम यहाँ पे जंप कर रहे हैं। जंप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से करके आएँ। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहता है कि आप जो है फिफ्थ लिखते हैं,
और फिर आपसे कहता है कि सेवन्थ लिखना है आइए। तो हमने एक्स लिखा, फिर यहाँ पर भी एक्स लिखा और ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था इसका, इधर भी एक्स लिखा, इधर भी एक्स लिखा और ये इसका सेवन्थ इलेक्ट्रॉन था। कीप इन माइंड अदर थिंग, गैस की फॉर्म में होना ज़रूरी है। जब पाँचवा इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया इसमें, तो चार्ज कितना आ जाएगा, ये दिस वॉज अ फिफ्थ वन, तो +5 आएगा। इससे पहले कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुका होगा, 4, तो उसके ऊपर ऑलरेडी +4 चार्ज होगा। सिमिलरली अगर सेवन्थ इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करवा दिया तो चार्ज आ जाएगा +7, उससे पहले कितने रिमूव कर चुका होगा, 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। इसी बेस के ऊपर अगर मैं nth की बात करूँ तो हमने फिर वही काम किया कि ये आपका nth इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका गैस और इसका गैस होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा +n। ठीक है, देखें अगर गौर से कि 5 था तो हमने +5 लिख दिया, 7 था तो +7 लिख दिया, nth होगा तो +n लिख दिया, उससे पहले क्या होगा, +n-1। तो ये हमारे पास जनरलाइज फार्मूला बन जाएगा जिसकी बेस के ऊपर जो है हम nth i कोई भी हमारे पास आ जाए तो हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। जब इक्वेशन लिख सकते हैं तो फिर हम उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ चेंज होगी वो यही चीज़ चेंज होगी कि 1 मोल किस चीज़ का बन रहा है एंड 1 मोल किस चीज़ का था जिसमें से रिमूव किया आपने, बस दो चीज़ें चेंज होंगी, बाकी डेफिनेशन वही होगी। तो यहाँ पर जैसे 1 मोल ऑफ गैशियस एटम लिखा था ना, ये चीज़ चेंज हो जाएगी, कभी गैशियस एटम होगा कभी नहीं होगा, एंड कभी चार्ज जिसके ऊपर +1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, ये दो चीज़ें चेंज हो रही होगी। अगर इस पर हम अप्लाई करते हैं किसी भी डेफिनेशन को तो बड़े आराम से, अगर फर्स्ट लिखनी है आपको तो आपको यही लिखना है, बस यहाँ पर +1 आ जाएगा एंड यहाँ पर 0 चार्ज होगा, फिर तो आपके पास ऐसा हो जाएगा। अगर आपको सेकंड लिखनी है तो आपके पास यहाँ पर +2 चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर +1 चार्ज होगा, फिर तो आपके पास ऐसी हो जाएगी। एंड सिमिलरली अगर आपके पास फिफ्थ लिखनी है तो आपके पास ऐसा कुछ हो जाएगा। नाउ इफ़ वी नीड टू डिफाइन इट तो बहुत आसान हो जाएगा। लेट्स से अगर हमसे कहते हैं कि फिफ्थ को डिफाइन करते हैं तो ये डेफिनेशन पूरी रहेगी वैसी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ +4 गैशियस आइंस, यहाँ पे क्या लिख देंगे, +4 गैशियस आइंस, टू प्रोड्यूस व्हाट, 1 मोल ऑफ +5 गैशियस आइन। ठीक है, बस इतना से चेंज करना होगा तो आपके पास ये सारा काम चलता रहेगा। लेट्स से अगर हमारे पास जो है वो हमसे कहता है कि सेकंड, तो हमने सेकंड के लिए पहले इक्वेशन लिख दी, अब इसको लिखना बहुत आसान हो गया। तो हमने जो है लिख दिया यहाँ पर कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू, हमारे पास यहाँ पर +1 आ जाएगा फ्रॉम, एंड यहाँ पे आ जाएगा +2, ख़त्म। सिमिलरली यहाँ पर आते हैं फिफ्थ की बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, यहाँ पे +5 आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंपली आप जो है ये डेफिनेशन जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज के सक्सेसिव आई यू नो वेरी वेल कि हमारे पास इंक्रीजिंग होती थी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, उसकी एनर्जी अगर 500 थी किलो जूल फर्स्ट के लिए, तो आपके पास सेकंड के लिए इससे ज़्यादा होगी, थर्ड के लिए इससे भी ज़्यादा होगी। तो ऐसा क्यों होता है, एनर्जी क्यों बढ़ रही होती है? तो इसका आंसर जो है अगर आपको लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे आप? देखिए, जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे उसमें से, तो अब जो है जितने आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एक प्रोटॉन तो एक इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम के अंदर, अगर दो इलेक्ट्रॉन हो तो दो प्रोटॉन होते हैं। अगर आप इसमें से एक रिमूव कर देंगे तो प्रोटॉन आपके पास क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के। तो इसके ऊपर जो अट्रैक्शन आ रही होगी डबल आ रही होगी, इसलिए इसको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो नाउ आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। ये मत लिखिएगा प्रोटॉन इंक्रीजेस, प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पोल ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा एंड मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी बात हमने डिटेल में की हुई है, इसकी हम डेप्थ में नहीं जा रहे, जब नई चीज़ आएगी उसमें हम जाएंगे। तो इसको छोटा सा रिकॉल था, हमने इसको रिकॉल करवाया। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड प्रोसेस, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये जो है ना जस्ट रिवर्स है किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता था, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता होगा। तो अगर आपके पास इसको लिखें हम यहाँ पर, तो आपके पास ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ना था, तो आपके पास जो है इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन आपको लूज़ करवाना है। जबकि उसमें क्या होता है आपके पास, उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है। तो अगर आप यहाँ पर आपके पास ये एटम था तो आपको इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर इंसर्ट करना है, ऐड करना है। तो अब जो है यहाँ पे इन दोनों में जस्ट रिवर्स हो गया, नंबर 1। नंबर 2, कुछ चीज़ें जो है इसमें देखें कैसी कैसी आ रही हैं, डेफिनेशन का तो मामला देखते हैं बाद में, तो आपको पहले एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाए कि रिवर्स है इसका। इसमें आपको बॉन्ड तोड़ना था, ब्रेकिंग हो रही है बॉन्ड की, जबकि यहाँ पर बॉन्ड जो है फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जबकि इसमें एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए क्योंकि बॉन्ड डेवलप हो रहा है। तो आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन है। इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं जबकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। अगर यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक, जबकि ये वाला क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। तो आपके पास ये एंडोथर्मिक और ये एक्सोथर्मिक होगा।
अब इसकी डेफिनेशन जो है अगर हम करने जा रहे हैं तो फर्स्ट वैसे ही जैसे हम आई की कर रहे थे वैसे ही करना होगा इसमें। तो इसमें होता क्या कि आपके पास पहली बात कि ये गैस होना चाहिए, दूसरी बात ये भी गैस होना चाहिए, ये बात तो कन्फर्म हो गई। व्हेन यू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन तो आप प्रोडक्ट साइड पे लिखते थे। अब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो यू नीड टू राइट ऑन और रिएक्टेंट साइड, आपको इधर लिखना होगा ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसमें ऐड हो रहा है। तो इसकी जब ये ऐड हो जाएगा इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो दिस वॉज द फर्स्ट वन, आपने फर्स्ट इसमें ऐड किया। उसकी डेफिनेशन अगर करने की कोशिश करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू 1 मोल ऑफ गैसियस एटम टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ -1 गैसियस आयन। इस तरीके से अगर आपसे कहता है सेकेंड, ये सेकेंड इसमें ऐड कर दूँ तो इस पर चार्ज जो है -2 आएगा, कंफर्म आपको पता है। और इस पर पहले से कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, जब सेकेंड आप इसमें ऐड कर रहे हैं सेकेंड वाला, तो इससे पहले आपके पास एक ऐड होगा, तो ये इस लिहाज से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू 1 मोल ऑफ -1 गैसियस आयन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ -2 गैसियस आयन। तो पहली जो है हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाए, तो इसके लिए जो है हम क्या करना है, ये लिखा हमने, इसकी बेस पर डेफिनेशन कर देंगे। तो डेफिनेशन हो जाएगी आपके पास जैसी वे वहाँ थी यहाँ पे। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन, वही चीज़ कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ यूनी नेगेटिव गैसियस आयन। तो आपके पास ये होगा। इस तरीके से आपके पास अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आपका ये याद रखिएगा वही गैसियस फॉर्म में ही एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो आपके पास ऐसा ही होना चाहिए था, मतलब गैस गैस जैसे हमारे पास आई में था। तो इलेक्ट्रॉन जो है लॉस या गेन करना जो है वो एटम की प्रॉपर्टी है, और एटम जो है फिजिकल स्टेट जो उसकी वो गैसियस होगी। इंडिविजुअल होगा पार्टिकल गैस में अला, मतलब आपको पता है कि पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड, और ये छोटा सा पार्टिकल जो है ये लूज़ भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। कोई मिले हुए एटम जो है वो लूज़ ही गेन नहीं कर सकते। द नेक्स्ट थिंग, हमारे पास ये कुछ इक्वेशंस आ गई। इस इक्वेशन के बाद जो है हम अगर इसको आगे लेके चलते हैं तो हम डायरेक्ट इसमें nth की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर मुझसे कहता है कि थर्ड लिखें और मुझसे कहता है फोर्थ लिखें, तो मैंने लिखा एक्स एक्स, ये इलेक्ट्रॉन हो गया इसका। सिमिलरली एक्स इलेक्ट्रॉन एंड एक्स लिख दिया। फिर इसका और इसका गैस में होना ज़रूरी है, ये भी लिख दिया। अगर थर्ड की बात करें, ये थर्ड है तो चार्ज -3 आ जाएगा। इससे पहले कितने गेन किए होंगे, 2, तो चार्ज -2 होगा। सिमिलरली फोर्थ अगर आपने ऐड कर दिया इसमें, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है तो -4 चार्ज आ जाएगा। उससे पहले क्या होगा, -3। तो इस बेस के ऊपर अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो nth इलेक्ट्रॉन के लिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास nth इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर रहे हैं तो -n चार्ज आ जाएगा। उससे पहले क्या होगा, -1। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि थर्ड के लिए आपने ये इलेक्ट्रॉन लिखा, आपने ये लिखा, ये लिखा, तो आपके पास यहाँ पर -3 आएगा तो उससे पहले -2 होगा, तो एक नंबर इससे कम होगा हमेशा। तो इसलिए जो है इस तरीके से हम इसका भी सेट कर सकते हैं। तो इसमें जो है अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो अगेन हमारे पास जो चीज़ चेंज होगी, यू कैन सी कि आप किस चीज़ में ऐड कर रहे हैं और क्या चीज़ बनेगी। तो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम जो था ना, ये चेंज होता रहेगा एटम, एंड आपके पास जो आयन बन रहा है ना उसका चार्ज जो है चेंज होता रहेगा। तो हमने वही दो चीज़ें कि 1 मोल ऑफ गैसियस ब्ला ब्ला जिसमें ऐड करना है, एंड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैसियस ब्ला ब्ला। तो उसकी बेस के ऊपर आप इस डेफिनेशन को भी सेट कर सकते हैं जैसे हमने आई में सेट किया। तो आपके पास अगर यहाँ पर हम 2-4 एग्जाम्पल दे देते हैं, तो फर्स्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको ऐसे लिखना है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो -1 चार्ज आ जाएगा। अगर आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो आपके पास -2 चार्ज आ जाएगा, उससे पहले -1 होगा इसके ऊपर चार्ज। एंड सिमिलरली फिफ्थ के लिए आपके पास इस पे चार्ज जो है -5 आ जाएगा, इससे पहले -4 होगा। तो इस बेस के ऊपर आपने इसको कंप्लीट कर लिया। जब ये कंप्लीट कर लिया तो फिर डेफिनेशन भी हो जाएगी आराम से। तो इस बेस के ऊपर जो है अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम सेकंड की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन लिख ली हमने सेकंड के लिए। अब हम लिखेंगे कि एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन एडेड, ठीक है, किसमें, टू 1 मोल ऑफ गैशियस, लास्ट में लिखिएगा गैशियस -1 आइंस टू प्रोड्यूस अगेन 1 मोल -2 गैशियस आइन। बस ये जो चीज़ है चेंज होती रहेगी। तो हमारे पास जो है उसको हमने मार्क भी किया था, तो आपके पास ऐसा हो जाएगा। अगर थर्ड की बात करते हैं तो आप इसकी पहले इक्वेशन लिख लें, तो अब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड में यहाँ पर -3 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी जो है -2 चार्ज हो जाएगा। तो आपके पास इस बेस के ऊपर आप इसको कर लेंगे। तो ये आपके पास हो गया ना। यहाँ पे एक छोटा सा हमने आपके साथ खेला और आपको शायद पता चला या नहीं पता चला, चलते हैं पीछे। आयोनाइजेशनल जी में हमने क्या लिखा था, एनर्जी रिक्वायर्ड।
जब यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा था एंडोथर्मिक प्रोसेस था, लिखा है हर जगह पे आपके सामने लिखा हुआ है। जबकि यहाँ पे देखें ना तो हमने लिखा है कि बॉन्ड ब्रेकिंग है, एंडोथर्मिक होगा एक्सोथर्मिक होगा, लिखा भी हुआ है। लेकिन डेफिनेशन में मैंने इंथैल्पी चेंज लिखा है, एनर्जी रिलीज़ नहीं लिखा। तो कोई वजह तो होगी। तो वजह ये है कि हमारे पास होता ये है कि फर्स्ट आई जो ई ए होती है हमारे पास एक्सोथर्मिक होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास ये न्यूक्लियस था किसी एटम का, ये इलेक्ट्रॉन था। तो जब इसमें ऐड होगा तो इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्म होगा, इसलिए ये बात समझ आ रही है। लेकिन आगे कह रहा है सक्सेसिव सेकेंड और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना, एंडो क्यों हो जाता? दैट इज़ वेयर थिंग कि ऐसा क्या आ गया। बॉन्ड तो इसमें बनेगा, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो बॉन्ड तो बनना ही बनना है। तो एंडो क्यों हो रहा? दैट शुड बी ऑल्सो एक्सो। एक्चुअली आपको एनाइन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है रिपल्जन डेवलप हो जाएगी। उस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए आपको जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये बात कुछ इस तरीके से आपको समझ आ जाएगी। अगर नाइट्रोजन का एटम है, यू नो कि इट कैन गेन थ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन की अपनी शक्ल तो ये है। इस वक्त इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन लेके आए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, ये एटम था न्यूट्रल था, बॉन्ड डेवलप हो गया, आपके पास जो है दिस इज़ एक्सोथर्मिक, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो गई। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? ऐसा करने से इस पर चार्ज आ जाएगा बेटा आपके पास -1। क्यों? इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो यहाँ पर इसके ऊपर नेट चार्ज -1 आ चुका है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या स्टार्ट हो जाएगी? एनाइन और इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिवली चार्ज है, तो रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी। हमने इसलिए वर्ड एनाइन का यूज़ किया ताकि पता चले कि नेगेटिव है, एंड इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव सबको पता है क्या होता है। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर एक रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही। इस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब ये एक गेन कर लेगा, अब आपने दूसरा ऐड कर दिया, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? अब आपके पास इसमें आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्ज क्या हो जाएगा इसका? -2 चार्ज हो जाएगा। जब -2 चार्ज हो जाएगा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्जन जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस के। तो आपके पास यहाँ पर रिपल्जन इवन ग्रेटर हो जाएगी। इसलिए हमने कहा कि सेकंड एंड सक्सेसिव बिकम एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक इसलिए हो रहा है कि आपको ये रिपल्जन जो है ओवरकम करनी होती है, इसलिए आपके पास कुछ ये मामला हो जाएगा। आगे प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास जो है नई चीज़ जो आती है दैट इज़ एटमाइजेशन, इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। तो हमने देखें हर डेफिनेशन में हम आखिर में भी ये बात डेफिनेशन वाली बात करवाएंगे। तो डेफिनेशन में हमारे पास 3 स्टेम होते हैं। तो पहले स्टेम में हम 1, 2 और 3। हर डेफिनेशन में आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होता है, बस ये वाला पार्ट जो है आपका चेंज हो रहा होता है। तो पहले पार्ट में आप लोग क्या लिखते हैं? आप लोग लिखते हैं कि इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज व्हेन। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब फॉर्मेशन की बात करें तो आप कहते हैं कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। अगर कंबशन की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न टू प्रोड्यूस इट्स रिफ्रैक्टिव ऑक्साइड। अगर इस तरीके से आपके पास वेपराइजेशन की बात होगी तो आप कहेंगे 1 मोल ऑफ वेपर्स प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स सब्सटेंस फ्रॉम वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ ये चीज़ चेंज हो रही थी, ये चीज़ें फिक्स रहती है हमारे पास। और ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, इंथैल्पी चेंज लिख रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड या एनर्जी रिलीज नहीं लिख रहे ताकि वो मसला भी ना हो। एटमाइजेशन में क्या होता है? एटम बनते होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एटमाइजेशन को हम इस तरीके से शो करते हैं, ए से बी और से बी। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैशियस एटम बनेंगे। अच्छा, एटम बनेंगे ना, तो एटम होते ही गैस है, ये बात याद रखिएगा। किस चीज़ से बनने चाहिए? एलिमेंट से बनने चाहिए, कंपाउंड से तो नहीं बनेंगे ना एटम्स। तो आपके पास जैसे सोडियम लिख दिया हमने, क्लोरीन लिख दिया, तो यहाँ पे एक बात का ख्याल कीजिएगा, हमें इसका 1 मोल चाहिए किसी भी सूरत। ठीक हो गया? जब इनका 1 मोल चाहिए तो आपके पास जो है बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ पे देखें चेंज करते जा रहे हैं। इस तरीके से मेरे दिल में आया फास्फोरस के बारे में बता दूं तो फास्फोरस आपके पास गैस, आपने एक एटम बना दिया। अब फास्फोरस तो P4 होता है जो कि सॉलिड भी होता है, इसलिए आपने इसके साथ 1/4 लगाना है। क्यों? आपको इसको 1 रखना है, 1 मोल ऑफ गैशियस एटम बनाने हैं आपको। एलिमेंट जो है उसमें आपको बैलेंसिंग दूसरी साइड में बैलेंसिंग करनी होगी, इसको नहीं छेड़ सकते आप। अच्छा, इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? तो आपके पास सॉलिड का मतलब क्या होता है? सॉलिड का मतलब यही है ना कि बहुत सारे सोडियम के एटम जो है आप इसमें कनेक्टेड टुगेदर हैं
और इनके दरमियान जो है मेटालिक बॉन्ड है। और जब इसको आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपके पास जो है बन जाएगा सोडियम का इंडिपेंडेंट एटम। ये बन जाएगा आपके पास सोडियम का एटम। इस प्रोसेस में आपने किया क्या बेसिकली, आपने इसमें बॉन्ड तोड़े हैं, ठीक है। अब कौन सा बॉन्ड टूटा, आपको पता है कि मेटालिक बॉन्ड टूटा है इसमें। इस तरीके से अगर इसकी बात करते हैं तो क्लोरीन की, तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐसा होता है, और आपको बनाना क्या था, ये बनाना था एक्चुअली अगेन यू नीड टू बॉन्ड ब्रेक दिस बॉन्ड। तो आपने अगेन यहाँ पे बॉन्ड तोड़ा है। एंड सिमिलरली यहाँ पर आते हैं तो सल्फ़र जो है आपके पास S8 होता है, और उसको आपने बनाना है सल्फ़र, मीन्स यू नीड टू ब्रेक बॉन्ड्स। तो आपको ये बॉन्ड तोड़ने होंगे इसके, तब जाके आपके पास एटम बनेगा। आपको ये 2 बॉन्ड एटलीस्ट तोड़ने पड़ेंगे, फिर जाके आपके पास एक एटम बनेगा यहाँ पर। तो इस प्रोसेस में भी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। अब देखें हमारे पास जो एटमाइजेशन है ना, उसमें देखें यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है। अब क्योंकि एटम बनता किस चीज़ से, एलिमेंट से, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो 2 कैटेगरीज में, एक तो या तो नॉन मेटल है या फिर मेटल है। अगर मेटल से आप एटम बनाएंगे तो आपको मेटालिक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कौन सा बॉन्ड, मेटालिक। और नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, जैसे Cl था तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो आपके पास हर वक्त, क्योंकि एलिमेंट से ही बनना है, तो एलिमेंट में 2 टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है, या तो मेटालिक या फिर कोवेलेंट। तो हमेशा ये एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि या तो मेटालिक बॉन्ड टूटेगा या आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। इसलिए हम कहते हैं कि एटोमाइजेशन इज़ ऑलवेज एंडोथर्मिक, ऑलवेज। वजह ओनली बॉन्ड ब्रेकिंग। अगर पहली बात तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है हर किसी केस में, और दूसरी बात ये 2 टाइप के बॉन्ड हैं जो टूट सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट बतानी है, वो ये थी कि आपके पास आप इसको एटोमाइजेशन को जो है बॉन्ड एनर्जी से लिंक कर सकते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो आपके पास जैसे ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे Cl2 हो गया, जैसे O2 हो गया, राइट। तो अगर आपको इनकी बॉन्ड एनर्जी पता हो तो आप उससे एटोमाइजेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, एटोमाइजेशन जो है बॉन्ड एनर्जी का हाफ कर दें। ये क्या बात हुई, ये बात ये हुई कि अगर आपके पास जो है लेट से क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी जो है इतनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको तोड़ देंगे तो आपको इस इतनी एनर्जी चाहिए होगी। अब यहाँ पर जब तोड़ेंगे तो आपके पास बनेगा क्या, 2 एटम बन गए। आपको कितना बनाना होता है एटोमाइजेशन में, 1 बनाना होता है। तो आप गौर से देखिएगा, अगर आप इतनी एनर्जी दे देंगे तो आपके पास कितने एटम बनेंगे, 2। अगर आप इसको इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Cl2 से 2 Cl बनते हैं। और अगर आपको 1 एटम बनाना हो, एक, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए थी, 342। एंड दिस वाज अ गैस एंड दिस इज ऑल्सो गैस। एंड इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एटोमाइजेशन, तो आपको क्या करना होगा, आप इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए क्या बनता है फिर, तो 1 Cl2 एंड ये बन जाएगा आपके पास, एंड आपके पास इसका हाफ आ जाएगा 171 जो भी है। तो आपके पास जो है गौर से देखें, सो दिस definition this equation is satisfying the definition of atomization कि 1 mole of gaseous atom is produced from its element। ये किसके लिए होगा, डायटोमिक के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका 1 मोल तोड़े, जो इसका इतनी एनर्जी दे देंगे, तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ एटम बनते हैं आपके पास। तो अगर आप इतनी एनर्जी देंगे तो आपके पास 2 बनेंगे। अगर आपको 1 एटम चाहिए होगा तो आप इसको कर देंगे हाफ, तो आपके पास आ जाएगी इसकी एटोमाइजेशन। देखिए समटाइम ऐसा होगा कि हमें ना क्वेश्चन के लिए चाहिए होगा डेटा एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, तो आप ढूंढेंगे आपको नज़र ही नहीं आएगा वहाँ पर। तो आपको जो है बॉन्ड एनर्जी गिवन होगी, तो बॉन्ड एनर्जी से आपको काम करना होगा। तो कीप इन माइंड दिस वन कि डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए एटोमाइजेशन उसका हाफ होता है। मेटल की एटोमाइजेशन वो आपको प्रोवाइड करेगा कंफर्म, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं ना हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, उनकी बॉन्ड एनर्जी गिवन होगी, तो उस वक्त आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, इसलिए जो है ये बात आपको हमने समझा दी। तो इस बेस के ऊपर हमारे पास आ जाएगा टू गेट 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम, तो आपके पास ये हो जाएगा। तो जिन बच्चों को डाउट है कि यार एक इतनी एनर्जी पे अगर ये बॉन्ड टूटता है तो 171 पे तो टूटेगा ही नहीं, तो असल में 1 मोल की बात हो रही है। मतलब 1 मोल में क्लोरीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। यू नो वेरी वेल के 6.02 बहुत बड़ा नंबर होता है। इतने बॉन्ड तोड़ने के लिए 342 कहा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो अगर आप एक बॉन्ड तोड़ मतलब इसका हाफ देंगे तो आधे बॉन्ड टूटेंगे, आधे बॉन्ड टूटेंगे, तो आपके पास 1 मोल बन जाएगा इसका क्लोरीन एटम्स का। इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर जितनी हमने बातें की, अगर हमें ये कहा जाए तो हमें पहचानना आना चाहिए कि असल में ये काम हुआ तो ये इंथैल्पी किसके बराबर होगी। तो थोड़ा सा सोचें कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। ये बात याद रखिएगा कि सॉलिड स्टेट से तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता। और देखें यहाँ पे इसने क्या बोला, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो आपको पता ही है कि 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ तो लूज़ नहीं होंगे।
हम इसके स्टेप वाइज प्रोसेस की अगर बात करें तो क्या क्या प्रोसेस में हुआ होगा, उन सारी इंथैल्पीज़ को अगर इन्वॉल्व करें तो यू नो वेरी वेल कि इसमें फर्स्ट आई भी हुई है, सेकंड आई भी हुई है, थर्ड भी हुई है। तो एक बात और कि सॉलिड से तुमने कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव ही नहीं कर सकता सॉलिड वाली फॉर्म से। तो पहले क्या हुआ होगा, लाजमी सी बात है इट शुड कन्वर्ट इनटू गैस। तो पहले बना होगा ये आपके पास गैस बना होगा, इस प्रोसेस का नाम एटोमाइजेशन हो गया। फिर इसमें से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट आई। फिर इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो उसका नाम हो जाएगा सेकेंड आई, और फिर जाके इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल सकता है तो दैट विल बी टर्म्ड एज थर्ड आई। अच्छा जी, अब जो है आपको हेस लॉ जो था दैट सेज के एंथैल्पी चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आप यहाँ से जाएं या फिर यहाँ से जाएं, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज इज़ दिस वन एंड फाइनल स्टेज इज़ दिस वन। तो आप यहाँ से जाएं या यहाँ से जाएं, ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब दिस विल बी इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो आपके पास ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अगर ऑल्टरनेट रूट में देखें तो आपके पास एटोमाइजेशन, फिर आयोनाइजेशन, फिर आपके पास सेकंड और फिर ये थर्ड आयोनाइजेशन जो है उनका सम जो है इसके बराबर होगा। तो आपको ये देख के पता चलना चाहिए कि असल में इस इक्वेशन में एक्चुअली क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हुए थे। अब आपको एक टास्क देते हैं, तो आप ये देखें कि हमने एक एग्जांपल दिया आपको, तो दूसरी एग्जांपल देखें आप लोग कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे आप इसको पॉज करें स्क्रीन को, इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें कि एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पर, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हुए होंगे। तो सोचें इसके ऊपर, फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से स्क्रीन को पॉज करें, अपनी ट्राई करें ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए इतना मतलब इस तरीके से जैसे आपको कॉन्सेप्ट दिया है तो उस कॉन्सेप्ट को ही आप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ वैसे ही है लेकिन कुछ थोड़ा सा चेंज होके आ रहा है। नंबर वन, पहली बात, यहाँ पर ये ना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता ना गेन कर सकता। पहली बार इसको आपने एटम्स में कन्वर्ट करना होगा। तो पहला काम तो इसमें ये हो जाएगा कि आपको इसमें एटम्स बनाने होंगे। इस बार आपके पास 2 एटम्स बनेंगे क्योंकि आपने यहाँ पर N2 लिया हुआ। इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा एटोमाइजेशन। फिर इसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, इस प्रोसेस का नाम EA1 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। फिर ये सेकंड इलेक्ट्रॉन जब गेन करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा EA2, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये भी हो गया। इसके बाद जो है थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा आपके पास थर्ड EA। तो ये हो गया। इस तरीके से आपके पास ये जो रूट था, रूट नंबर 1 डेल्टा H is equals to again delta H atomization and delta H EA1 एंड सिमिलरली EA2 और इस तरीके से आपके पास आएगा। लेकिन एक मसला है छोटा सा, वो क्या है, जो आप पीछे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एक बन रहा था तो मैंने एक 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 ही लिखा। यहाँ पर आपके पास 2 बने एटम, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसकी एटोमाइजेशन की वैल्यू 350 थी। तो आपको जब 2 बनाने होंगे तो आपको इंटू 2 करना होगा ना, 700 देंगे तब जाके बनेंगे ना 2। इस तरीके से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है लेट से -7 किलो जूल थी। तो आपके पास तो 2 N थे, एक N ये एक N ये, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया किसने गेन किया, और आपके पास ये N-1 बन गया, ये भी N-1 बन गया, इसमें -7 इसमें -7। तो आपके पास -14, मतलब वही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 2N + 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2N-1। तो यहाँ पर एक्चुअली ये चीज़ जो थी कि आपको हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। उसकी वजह क्या है कि आपके पास 2 एटम इन्वॉल्व हैं। तो EA भी 2 होंगी, ये भी 2 होगा। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की 1 मोल होता है ना, वहाँ पे यहाँ पे 2 मोल्स आ रहे हैं। इसलिए आपको इन सारी वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पास थोड़ा सा ट्रिकी दिया था ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। तो आप इसको गौर से देखें। तो पहले वाले में क्योंकि एक एक एटम था तो मुझे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि यहाँ पर आपके पास एक तो प्रोसेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का हो गया और दूसरा आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा है। द नेक्स्ट थिंग इज़ लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी ऑफ लैटिस। तो दिस लैटिस का मतलब होता है कि सॉलिड की अरेंजमेंट, हमारे पास मॉलिक्यूलर लैटिस भी होते हैं, आयनिक भी होते हैं, मेटालिक भी होते हैं। तो दिस इज़ ओनली फॉर दिस टर्म इज़ हेयर यूज फॉर आयनिक कंपाउंड्स ओनली। तो इसमें होता क्या है कि आपके पास जो है 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनना चाहिए किस चीज़ से, अपने गैशियस आयन से। मतलब इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या बनना चाहिए आपके पास 1 मोल आयनिक सॉलिड। ये एक आयनिक सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड है, किस चीज़ से बनना चाहिए, अपने गैशियस आयन से। अगर आपने लिखा ना यहाँ पर MgNSNO और इस तरीके से लिखेंगे तो आप सोचें कि कौन सी डेफिनेशन है आपके पास, ये सॉलिड और फिर ये भी सॉलिड और ये गैस। तो दिस इज़ एक्चुअली फॉर्मेशन। ये नहीं लिखना आपको, 1 मोल आयनिक सॉलिड लिखना है, किस चीज़ से बनना चाहिए, अपने गैशियस आयन से। याद रखिए गैशियस आयन 2 ही होंगे बस, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो आपके पास जो है यहाँ पर आपने लिख देना सल्फेट
यहाँ पे लिख देना आपने मैग्नीशियम, आयंस बना दिए और फिर गैस गैस लिख देना, ख़त्म। कोई भी आपके पास कंपाउंड आ जाए, आपके पास NaCl आ गया तो आपने लिखा सॉलिड। याद रखिएगा दो ही आयंस होंगे, एक ये और एक ये, और इनका दोनों का गैस की फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो पहली बात जो हमारे पास 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनना चाहिए, किस चीज़ से, अपने गैशियस आयन से। और ये वाली ब्लैक वाली और ग्रीन वाली बात तो आपको पता है हर डेफिनेशन में आ ही रही होती है। तो अगर मैं सोडियम को इस तरीके से शो करूँ गैस को और इस तरीके से, तो दे विल बी स्कैटर्ड, ठीक है, बहुत दूर दूर होंगे गैस की फॉर्म में अगर होंगे। और फिर होना क्या, इनको मिल के इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगी और उसकी वजह से आपके पास एक इस तरीके से आयनिक सॉलिड बन जाएगा। ये हमारे पास आयनिक सॉलिड हो गया और ये हमारे पास गैशियस आयन्स हो गए, राइट। अच्छा, अब इसमें जो है इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाएं तो इसमें हमारे पास ये अरेंजमेंट होगी, हर आयन इज सराउंडेड बाई, ईच आयन इज सराउंडेड बाई अपोजिटली चार्ज आयन एंड देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो असल में ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हुई जिसकी वजह से ये अपने आप कॉम्पैक्टली पैक हो गए। तो एक्चुअली बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है अगर आप देख सकें तो यहाँ पर अगर हमसे कहता है कि NaCl के लिख दो तो हमें क्या लिखना होगा, पीछे इसके दो आयन्स लिखने होंगे। एक हमारे पास होगा सोडियम आयन गैस की फॉर्म में, एक होगा हमारे पास क्लोराइड आयन, और हमारे पास ये बन जाएगी इसकी इक्वेशन। तो इस तरीके से हमारे पास जो है किसी भी लेटेस्ट एनर्जी में हमारे पास कोई इक्वेशन आती है तो आपके पास जो है उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है, तो आप इसको स्क्रीन को पॉज करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। याद रखें मेरी बात कि आपके पास दो ही आयन्स होंगे जिससे ये बनेगा, तो जो डाउट है वो भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास याद रखिएगा दो ही आयन्स होंगे, एक सल्फेट आयन और एक बैरियम आयन। तो हमने इसको कंप्लीट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा और ये ख़त्म। इस तरीके से हमारे पास सेकंड वाली की बात करते हैं तो हमारे पास दो आयन्स होंगे, एक हमारे पास सोडियम और एक क्लोराइड, ख़त्म। इस तरीके से थर्ड की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर गौर से देखें तो इसको थोड़ी देर के हटा देता हूँ, तो आपके पास दो आयन्स होंगे, एक एल्यूमिनियम था जबकि एक ऑक्साइड था, तो -2 एंड +3। अब आपके पास हमेशा लिखा हुआ है कि इसका 1 मोल होना चाहिए, इनका सबको क्या होना चाहिए, 1 मोल, ये लिखा हुआ है। तो फिर आपके पास जो बैलेंसिंग करनी इधर करनी पड़ेगी, तो आपको 2 इधर लगाना पड़ेगा, 3 इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बेस के ऊपर हमने ये कहा था कि आपके पास जो है हमेशा दो आयन्स होंगे, उनका नंबर ज़्यादा आगे पीछे हो सकता है लेकिन द टाइप ऑफ आयन्स ओनली टू, बिकॉज इन एनी आयनिक कंपाउंड वी हैव ओनली केटाइन एंड एनाइन। एंड सिमिलरली नेक्स्ट वाले में मूव करते हैं, तो आप सोचें, स्क्रीन को पॉज करें यहाँ पे और आप जो है इसको दोनों को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, इसमें कौन कौन सी आप इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे किस तरीके से, तो डू इट और उसके बाद फिर चेक करें। तो इसको अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पर आपके पास दो आयन्स होंगे, एक कैल्शियम जबकि एक हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आपको इसको 1 रखना है तो इसलिए आपको इसको 2 लगाना पड़ जाएगा और साथ गैस गैस, तो ये वाली बात आपके पास सेट हो जाएगी। एंड सिमिलरली आप जब लास्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो लास्ट में आपकी लगेगी ब्रेक, आपको उसके आयन समझ ही नहीं आएंगे कि कौन से आयन बनाएं। और इशू क्या है, इशू ये है कि ये सारे आयनिक थे जबकि ये क्या है, कोवलेंट। सॉलिड तो है लेकिन कहा किसके लिए, आयनिक के लिए। आयनिक होगा तो लैटिस एनर्जी की कोई आ सकती है, कोवलेंट के लिए नहीं आएगी, राइट। तो ये बात आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद जो है हम यहाँ पर आगे मूव करते हैं तो एक बात हमारे पास स्टेटमेंट है कि जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी हमेशा एक्सो होती है। क्यों एक्सो होती है, क्योंकि हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो रही है। तो हमारे पास लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है और जितनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। मतलब ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक लैटिस जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी उतना स्टेबल कंपाउंड होगा। देखिए अगर एनर्जी ज़्यादा होगी पार्टिकल की उसके पास तो गैस की फॉर्म में होगा, इफेक्टिव कोलाइड कर सकता है, इफेक्टिवली कोलिजन्स कर सकता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे गैस की फॉर्म में है या हाई एनर्जी है तो हम कहेंगे कि दिस इज़ रिएक्टिव। और जब ये आप इसमें मिलेंगे इनके दरमियान फोर्स डेवलप होगी और आप इसमें कन्फाइन हो जाते हैं, यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, तो दे कैन जस्ट वाइब्रेट हियर, यहाँ पे वाइब्रेशन कर सकते हैं। तो दे हैव लो एनर्जी, एनर्जी की कम हो गई, इसलिए इफेक्टिव कूलिंग के चांसेस भी कम हो गए और फिर ये रिएक्शन नहीं करेंगे। जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो हम क्या कहते हैं कि स्टेबल हो गए। तो याद रखिएगा कि मोर एक्सो होगी लैटिस एनर्जी, ठीक है, लैटिस एनर्जी, तो आपके पास जो है मोर स्टेबल होगा एंड वाइस वर्सा। इस बेस के ऊपर अगर आपके पास ये दो वैल्यूज़ आती हैं तो यहाँ पर मैथ्स का एक डाउट है जो आपको तंग कर सकता है। आपको लगेगा कि ज़्यादा इसमें से ये वाली है एंड कम इसमें से ये वाली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केमिस्ट्री है हमारे पास ना, इसका मतलब कुछ और होता है, इस वैल्यू का मतलब कुछ और होता है। असल में दिस इज़ मोर एंड दिस इज़ लेस, दिस इज़ मोर, ठीक है, इट्स मोर स्टेबल पर। तो आपके पास यहाँ पर ये लेस स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि आपके पास ना इसमें दो चीज़ें होती हैं हमारे पास केमिस्ट्री में, एक वैल्यू है हमारे पास, एक साइन है। साइन का मतलब होता है प्रोसेस, ये इससे हम पता चलता है कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब एंडो या एक्सो। इसका मतलब फिर क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई है दोनों में,
इसमें भी रिलीज़ हुई, इसमें भी रिलीज़ हुई है। इसमें इतनी एनर्जी, इसमें इतनी, तो आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू जो आपको वैल्यू बता रही होती है, तो ज़्यादा एनर्जी किस में रिलीज़ हुई है, दिस वन, दैट इज़ वाई इट इज़ मोर स्टेबल। ठीक है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का क्राइटेरिया लैटिस एनर्जी ही है, तो फिर हम इसको डिटेल में देखते हैं, क्योंकि हमारे पास दो कंपाउंड रख देगा, हमसे कहेगा कि MgCl2 या MgO में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा वाला है, तो जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हमें कुछ प्रिडिक्शन भी तो पता हो ना कि किसकी ज़्यादा होगी, कैसे निकालते हैं। तो हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स जो है लैटिस एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो लैटिस एनर्जी इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो डेवलप होती है, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसमें हमारे पास पहला जो है चार्ज है। तो अगर आप गौर से देखें तो सोचें कि इन दोनों में से स्ट्रांग बॉन्ड कौन बनाएगा, तो मैग्नीशियम बनाएगा। और इनमें से कौन ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगी। मतलब इसको मैं किसी भी, इसको भी क्लोराइड के क्लोराइड के साथ बनाता हूँ, तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जबकि यहाँ पे फोर्स वीक होगी। सिमिलरली इसको मैं सोडियम के साथ बनाता हूँ, इसको भी सोडियम के साथ बनाता हूँ, तो यहाँ पे फोर्स जो है ज़्यादा स्ट्रांग होगी। जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतनी ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसी के साथ रेलिवेंसी है इसकी। तो लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी जितना चार्ज ज़्यादा होगा। तो हायर द चार्ज ऑन आयन, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, सो मोर एक्सो विल बी द लैटिस एनर्जी। द सेकंड फैक्टर इज साइज। अब साइज़ की अगर बात करते हैं तो आप खुद सोचें कि इनमें से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बना सकता है। तो देखिए, इसमें चार्ज का फ्लक्स ज़रा ज़्यादा है, डेंसिटी, जबकि इसमें ज़रा कम है। तो इसमें से आपके पास इसका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, कन्फाइन हो सकता है स्मॉलर प्लेस पे, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, जबकि इसमें आपके पास इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। तो इसका मतलब ये हो कि साइज़ क्या होना चाहिए आपके पास, छोटा होना चाहिए। तो साइज़ के साथ हो गया इन्वर्सली रिलेशन आपके पास। तो हम कहेंगे स्मॉलर द साइज ऑफ आइन, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड मोर एक्सो विल बी द लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी जो है चार्ज के साथ डायरेक्टली है एंड साइज़ के साथ इन्वर्सली है। तो अगर हम कंक्लूड करें इसको, तो हमारे पास जो है लैटिस एनर्जी चार्ज के साथ डायरेक्टली है और साइज़ के साथ इन्वर्सली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, इट इज़ नोन एज ए चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब जिस आयन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिस आयन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी। और ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगी तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। व्हेन दे कॉम्पैक्टली पैक, जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो मोर एनर्जी विल बी रिलीज। तो आपके पास हायर द चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन्स, स्ट्रॉन्गर विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिजल्टिंग मोर एक्सो द लैटिस एनर्जी एंड वाइस वर्सा आपके पास। अब इस बेस के ऊपर जब आपको क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन रहा होगा, सर ये बात तो हमें पहले ही पता थी, आप ये वाली बात क्यों पढ़ा रहे हैं, आप तो इसी से स्टार्ट कर देते। लेकिन हमें आंसर लिखने के लिए या तो यहाँ से या यहाँ से स्टार्ट करना होगा। इसकी जो मार्क्स की एलोकेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि व्हेन एवर यू हैव टू आंसर कि विच कंपाउंड इज मोर स्टेबल या लैटिस एनर्जी, कि विच कंपाउंड हैज़ अ ग्रेटर लैटिस एनर्जी, तो उसके लिए आपको जब आंसर करना होगा, सबसे पहले आपको जो स्टार्ट करना होगा वो स्टार्ट करना होगा साइज से, चार्ज से कंपैरिजन में। तो आंसर करने के लिए आपको चार्ज या साइज से स्टार्ट करना होगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में आप उसकी चार्ज डेंसिटी बताएंगे, उसके बाद आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का बताएंगे, और उसके बाद आप बताएंगे कि मोर एक्सो या फिर लेस एक्सो का बताएंगे आपको। तो इस तरीके से आंसर लिखने होंगे। जैसे आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए हमने और कुछ पास पेपर के क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लोराइड तो दोनों में कॉमन है, काटते हैं इसको, बचा कौन, सोडियम एंड पोटेशियम। अब पोटेशियम का साइज़ बड़ा होता है, सोडियम का साइज़ छोटा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। तो इसका मतलब लैटिस एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो इसको हम ज़रा लेके आते हैं आपके सामने। तो आपके पास ये हालात हैं इनके, यू नो कि इसका चार्ज का फ्लक्स ज़रा ज़्यादा बन रहा है। लेकिन आंसर कैसे करना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकता कि चार्ज डेंसिटी ऑफ सोडियम माइनस ग्रेटर, बल्कि लिखूंगा दैट ड्यू टू स्मॉलर साइज़, क्योंकि चार्ज दोनों का बराबर है तो साइज़ द मेन फैक्टर। तो साइज़ से अब बात स्टार्ट होगी। ड्यू, इसकी पहली बात की वैल्यू ज़्यादा होगी, मोर स्टेबल होगा। दूसरी बात, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ सोडियम आयन, इसका साइज़ छोटा है, सो इट्स चार्ज डेंसिटी विल बी हायर देन पोटेशियम आयन। अगली बात क्या लिखनी है, चार्ज डेंसिटी और साइज़ की बात हो चुकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना है। तो रिजल्टिंग स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से मोर एक्सो हो जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो आता है आपके पास, उसमें ऑक्साइड कॉमन है। अब आपके पास सोडियम अगेन है एंड मैग्नीशियम आ गया। मैग्नीशियम का चार्ज अब ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। अब जिस तरीके से यहाँ पर साइज से बात स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगी, चार्ज से। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका चार्ज का फ्लक्स ज़्यादा बन रहा है, तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम की वैल्यू ज़्यादा होगी। उसकी वजह क्या है, अब बात स्टार्ट होगी चार्ज से। तो बोलेंगे ड्यू टू हायर चार्ज ऑफ मैग्नीशियम आयन, इट्स चार्ज डेंसिटी इज़ हायर देन सोडियम आयन, जिसकी वजह से अगली बात हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी स्ट्रॉन्गर एंड मोर एक्सो विल बी द लैटिस एनर्जी। सिमिलरली आपके पास जो है नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो लेके आए। मैंने यहाँ पे साइज़ की बात कर दी, यहाँ पे मैंने चार्ज की बात कर दी, तो फिर तीसरी एग्जाम्पल देने की ज़रूरत क्या थी। यहाँ पर अगर आपको अब लिखना पड़ जाए तो आप देखें गौर से, मैग्नीशियम इज़ अ कॉमन, हटाओ इसको।
Cl को और से देखो, -1 चार्ज है, ऑक्साइड पे -2 चार्ज है। दूसरी बात, इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है। तो यहाँ पर दोनों फैक्टर जो हमें लिखने पड़ेंगे, हमें लिखना पड़ेगा कि इसका जो है साइज़ भी छोटा है और चार्ज भी ज़्यादा है, इसलिए चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो जब ऐसा होगा तो फिर ऐसा भी करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू इसकी ज़्यादा हो गई। अब हमें दोनों बातें, जैसे यहाँ पे हमने स्मॉलर साइज़ बोल दिया था, हायर चार्ज बोल दिया था, यहाँ पे हमें दोनों बातें लिखनी पड़ेगी, स्मॉलर साइज़ एंड हायर चार्ज ऑफ ऑक्साइड एंड इट्स चार्ज डेंसिटी विल बी हायर, सो रिजल्टिंग स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जिसकी वजह से मोर एक्स हो जाएगा। इस बेस के ऊपर आपके पास जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है, तो आपके पास ये आ गया। वो कह रहा है कि एक्सपेक्ट क्या करते हैं आपके, द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपेयर टू सोडियम ऑक्साइड। तो आप इसको थोड़ा सा खोल के लिखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड है जबकि दिस इज सोडियम ऑक्साइड। देखिए ऑक्सीजन ऑक्साइड दोनों में कॉमन है, हटा दें, बचा कौन, मैग्नीशियम 2+ एंड ये। तो पूछ रहा है आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, मतलब ये नहीं बताया कि ज़्यादा है, तो आपको पता है मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी। हम कहाँ से बात स्टार्ट करेंगे, चार्ज से बात स्टार्ट करेंगे कि इसका चार्ज ज़्यादा है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी और सारी बात जो है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर लैटिस एनर्जी मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी इससे। वजह क्या है, ड्यू टू चार्ज, हायर चार्ज ऑफ मैग्नीशियम आयन, इट्स चार्ज डेंसिटी इज ग्रेटर या हायर दैन सोडियम आयन, रिजल्टिंग स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, सो मोर एक्सो विल बी द लैटिस एनर्जी। अब ये वाला पार्ट जो इसने कहा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज़ बताएं आप, तो ये बात हो सकता है कि आप लोग भूल गए हों, ओ लेवल से देखते रहे थे। दो आयनिक कंपाउंड जिनका यूज़ आपको पता होना चाहिए, आयनिक कंपाउंड्स में से दो का कमर्शियल यूज़ आपको पता होना चाहिए। एक आपके पास था मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक था आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम यूज़ करते हैं लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस के लिए, जबकि इसको हम यूज़ करते हैं टू रिड्यूस एसिडिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, बेसिक होता है ये, तो एसिडिटी सॉइल को रिड्यूस करता है। ये दोनों आपको याद आ गए होंगे। तो इसमें हो सकता है कि आपका ये मार्क बच्चों को चला जाता, तो बहरहाल कोई मसला नहीं है, अभी आपको याद आ गया तो पास पास करते रहेंगे तो चीज़ें याद आती रहेंगी, कहाँ कहाँ से वो पूछ सकता है आपसे। तो लाइनिंग ऑफ फर्नेस में यूज़ करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन हाउ रिलेट टू आंसर, तो इसके साथ रिलेट भी करना है आपको। तो रिलेशन ये है, क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर फर्नेस में क्या होता है, हीट होती है, तो हीट पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो हम लिख देंगे ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी इट इज़ मोर स्टेबल टू हीट। तो डिकम्पोज नहीं करेगा, इसलिए इसको यूज़ करते थे। ठीक है, अब आपके पास ये 5 मार्क का क्वेश्चन जो है आपके पास आ गया। ये कह रहा है कि वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट लैटिस एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड एंड सोडियम ऑक्साइड। 5 मार्क देने उसने आपको। सोचे कैसे 5 मार्क्स आप इसमें से उठा सकते हैं। तो स्क्रीन को पॉज करें, ट्राई करें, क्या होगा, गलत होगा ना। तो जब गलत होगा, एक दफ़ा आपका जो ब्रेन है उसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, वो सही हो जाए, उसके बाद फिर आपको आंसर तो मिल ही जाना है इसका। ठीक है, तो आप ट्राई करें इसको, और उसके बाद जो है फिर इसका आंसर जो है, और उसके लिए जो है स्क्रीन को आप जो है फिर दोबारा प्ले में दबा दीजिए ना। यहाँ पर आपके पास कह रहा है सोडियम ऑक्साइड, तो मैंने लिख दिया सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे लिख दिया आपके पास मैग्नीशियम सल्फाइड। देखिए पहली बात ना, इसमें ये कैटाइन भी डिफरेंट है, एनाइन भी डिफरेंट है। पीछे चलते हैं, आपके पास यहाँ पे देखें तो ऑक्साइड ऑक्साइड वो सिमिलर। पीछे चलें, यहाँ पर Cl एंड Cl वो सिमिलर, ऑक्साइड ऑक्साइड, Mg एक हमारे पास आयन सिमिलर होता है, कॉमन होता है, जबकि दूसरा चेंज होता है, जिसके लिए प्रेडिक्शन करना आसान हो जाता है। यहाँ पर मसला आ रहा है, यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, अगर आपको सोडियम को अलग से डील करना पड़ेगा, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो इनमें से किसकी ज़्यादा वैल्यू बनती है, इसकी, कैटाइन को अगर कंपेयर करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर अगर आते हैं आप, एनाइन की लिए बात करते हैं, तो एनाइन में आपके पास ये सल्फाइड है और ये ऑक्साइड है। तो सल्फाइड जो है आपके पास -2 होता है, ऑक्साइड भी -2 होता है, लेकिन इसका साइज़ बड़ा होता है, इसका साइज़ छोटा होता है। इस बेस के ऊपर आपके पास इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपके पास पहला तो एक तो मार्क का आंसर ये हो जाएगा कि आप 1 मार्क आपका हो जाएगा कि देयर इज़ नो कॉमन आयन, सो प्रेडिक्शन इज़ डिफिकल्ट। लेकिन दूसरे जो 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स उठाने हैं, वो इस बात के होंगे जब व्हेन यू कंपेयर कैटाइंस, तो आपके पास 2 मार्क इससे आ जाएंगे। एनाइन को कंपेयर करेंगे तो 2 मार्क्स से आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं कंपेयरिंग कैटाइन। तो अगर कैटाइन को कंपेयर करूँ, किसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, मैग्नीशियम सल्फाइड की, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पर ड्यू टू हायर चार्ज ऑफ मैग्नीशियम आयन देन सोडियम आयन, इट्स चार्ज डेंसिटी इज हायर रिजल्टिंग स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, सो लैटिस एनर्जी ऑफ दिस विल बी ग्रेटर देन दिस। ठीक हो गया। कैटाइन की बेस के ऊपर मैग्नीशियम सल्फाइड जो है जीत जाएगा। अब अगर एनाइन को कंपेयर करते हैं,
तो एनाइन की बेस के ऊपर क्योंकि उसके साइज़ का मसला है, तो आपके पास जो है इसकी वैल्यू जो है ज़्यादा होगी। तो इस बेस के ऊपर आपके पास ऑक्साइड का जो साइज़ है स्मॉलर होने की वजह से, वही लिखेंगे, स्मॉलर साइज़ की वजह से उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी ऑक्साइड की, रिजल्टिंग स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो मोर एक्सो शुड बी द वैल्यू ऑफ सोडियम ऑक्साइड, अब इसकी ज़्यादा होगी। तो अगर हम जो है एनाइन को कंपेयर किया तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड जीत गया, केटाइन को कंपेयर किया तो हमारे पास मैग्नीशियम सल्फाइड जीत गया था। तो हमारे पास जो है क्योंकि कॉमन आयन कोई नहीं है, जिसकी वजह से इसकी प्रिडिक्शन मुश्किल है। तो इसको ज़रा गौर से देख लें, यही चीज़ आपको लिखनी होती है तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम आ रही होती है। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में हम बॉर्न हैपर साइकिल बनाएंगे और उस पर हम बात करेंगे, तो फिर लेके चलेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।